गरीब सास बहू की फेमस नान खटाई। ये क्या है सुमित, अभी तक तुमने इस प्रोजेक्ट को हैंडल करके फाइनल नहीं किया? देखो तुम्हारी पोस्ट बढ़ गई है लेकिन काम करने का तरीका घट गया है। अगर तुम जल्दी नहीं संभले देन आई विल किक यू आउट ऑफ ऑफिस। गॉट इट? सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं ऑन टाइम प्रोजेक्ट फाइनल करके भेजता हूं आपको। ओके, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। ये कहकर सुमित का बॉस चला जाता है और महेश काम करने लगता है। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी तारा अपनी माँ रोशनी से नान खटाई खाने की जिद करती है क्योंकि उसकी गली में नान खटाई वाला आता है। आइए आइए, बेहद स्वादिष्ट नान खटाई खाइए। सिर्फ 10 रुपए की 4 गर्मा गर्म मेरठ की मशहूर नान खटाई खाइए। माँ देखो माँ, नान खटाई वाला चला जाएगा। मुझे नान खटाई खाना है, दिला दो ना माँ, सिर्फ 10 रुपए की तो है। दादी दादी आप तो कुछ बोलो, आप 10 रुपए दे दीजिए अपनी पोती को। अरे रोशनी बहू, क्यों छोटी सी बच्ची को सता रही है? 10 रुपए में कौन सा घिस जाएगी तू? ले तारा, 20 रुपए के लिया नान खटाई। शुक्रिया दादी। माँ जी, आपने इसे क्यों पैसे दिए? आप बाबा दादी लोग ही पोते पोतियों को बहुत बिगाड़ते हैं, फिर इल्जाम माँ बाप पर आता है। और माँ जी, पैसे भी नहीं है। आप जानती हैं महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, पता नहीं उन्हें कब पैसे मिलेंगे और घर का राशन आएगा। अरे अरे, 20 रुपए के लिए रामायण सुना दी तूने पूरी। और कभी कभी बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। तू नान खटाई खा लियो। माँ जी, आप भी ना, बचपन में बहुत खाती थी माँ से पैसे लेकर मैं भी, लेकिन अब आदत छूट गई। तभी तारा नान खटाई लाकर कहती है, माँ फिर से अपने बचपन को याद करते हुए आप नान खटाई खा लीजिए, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। दादी आप भी खा लो। हाँ हाँ बेटा, लेकर आ जरा, मैं भी खाऊंगी आज नान खटाई। तभी तारा के साथ उसकी दादी और माँ भी नान खटाई को खाकर एंजॉय करते हुए कहते हैं, आहा हा हा, ये वही बिस्कुट है जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। अगर मेरे दांत नहीं होते ना तो मैं भी नान खटाई को खा लेती। मैंने कहा था ना दादी, आपको बहुत पसंद आएगी। अरे बेटा, ये बहुत पहले के जमाने से चले आ रहे, लेकिन अब कहीं कोई कोई ही बेचता है। वाह माँ जी, इसे खाकर मुझे सच में अपने पुराने दिन याद आ गए। ये बहुत अच्छी है। तारा बेटा, जरा 2 नान खटाई देना। माँ मैं आपको अपनी नान खटाई नहीं दूंगी, मेरे को क्या मिलेगा? वैसे ही आप दोनों को 2-2 दे दिए मैंने। खा लेना, पहले तो तू उसे पैसे नहीं दे रही थी। कल भी आएगा नान खटाई वाला, कल खा लियो। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तभी रोशनी चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन भी इसे नान खटाई खाने की बहुत तलब हो रही थी और जैसे ही गली में नान खटाई वाला आता है तो रोशनी बहुत सारी नान खटाई ले आती है, जिसके बाद तीनों दादी पोती माँ मिलकर नान खटाई के मजे लेते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता है। रोशनी की जुबान पर फिर से नान खटाई का स्वाद जम गया था। तभी सास ये देखकर बोलती है, मना करते करते अब तो रोज रोज ही नान खटाई खाने लग गई है। घर में ही बना ले, फिर पैसे क्यों खर्च करती है? पर बनाना नहीं आता मुझे। अरे माँ, यूट्यूब से सीख लो नान खटाई कैसे बनाते हैं। देख, मेरी पोती की अकल 4G नेट से ज्यादा तेज भागती है। ठीक है माँ जी, मैं नान खटाई बनाकर लाती हूँ। रोशनी नान खटाई का सामान लाकर कुकर में नान खटाई बनाने रख देती है, जिससे वो पक जाते हैं। फिर सब मिलकर खाते हैं तो दादी पोती कहती है, आहा माँ, आपने तो बहुत अच्छे नान खटाई बनाए हैं। मुझे तो बाहर की नान खटाई से ज्यादा तेरी नान खटाई पसंद आई है, बहुत ही सॉफ्ट बनाई है। अगर तू ऐसे लोगों को बनाकर खिलाएगी तो तेरी ज्यादा नान खटाई बिकेगी। हाँ माँ जी, लेकिन भगवान की दया से हम पर सब कुछ है, इसलिए मुझे बनाकर बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ वो तो है बेटा। शाम को सुमित ऑफिस से वापस आता है तो उसका वो लटका हुआ मुंह देखकर रोशनी कहती है, अजी आपको क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हैं, पानी पीजिए। हाँ, बहुत परेशान हूँ मैं। अब मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी और मेरा बेटा? अरे बेटा, ये क्यों बोल रहा है तू? क्योंकि माँ मेरी नौकरी चली गई है। अब मुझ पर कोई काम नहीं है, इतनी जल्दी से नौकरी नहीं मिलती, धक्के खाने पड़ेंगे कई ऑफिस के इंटरव्यू देकर। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल गया था आज सुबह में?
अरे नहीं माँ, ऐसा मत सोचो। मेरा बॉस मुझसे 2 हफ्तों से परेशान था। मैं ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा माँ जी, आपने मुझे नान खटाई बेचने का आइडिया दिया था ना, अब मैं वही बनाऊंगी कल से। सामान रखा हुआ है, थोड़ा और लेकर आना है। अगले दिन रोशनी जल्दी उठकर नान खटाई का सारा सामान तैयार कर लेती है और नान खटाई बना लेती है, जिसके बाद वो एक थैला लेकर नान खटाई बेचना शुरू कर देती है। साथ में उसकी सास भी आवाज लगाती है, नान खटाई ले लो, नान खटाई, मेरठ जैसे मशहूर नान खटाई ले लीजिए। आइए आइए, सस्ते सस्ते नान खटाई गर्मा गर्म खा लीजिए, जो आपके सीधा मुंह में घुल जाए। आंटी, जरा मुझे नान खटाई देना। ये लो बेटा। अरे बहन जी, आपकी नान खटाई की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जरा आधी किलो पैक कर देना। ये लीजिए नान खटाई। ये लीजिए पैसे। अरे अम्मा जी, जरा 2 जगह 20 रुपए की नान खटाई पैक कर दीजिए। जरा अलग से खाने के लिए दे दीजिए नान खटाई। हाँ जी, अभी करती हूँ बेटा, ये लो खा कर देखो। हाँ अम्मा, ये नान खटाई तो बहुत ज्यादा मुलायम है, मुंह में जाते ही घुल गई। बरसों बाद मैंने ऐसी नान खटाई खाई है। देखिए, ऐसा करिए, आप 4 जगह दे दीजिए। आप रोज रोज आती हैं यहाँ। हाँ बेटा, अब तो रोज आएंगे। शुक्रिया, तुम्हें पसंद आया। अरे माँ जी, सिर्फ मुझे नहीं, सबको पसंद आने वाली इतनी स्वादिष्ट बनाई है आपने नान खटाई। अब तो कोई बेचता भी नहीं है, सब आज के जमाने की खुशी जोर बिस्किट खाते हैं। इसलिए तो हमने नान खटाई देना शुरू कर दिया है। ये कहकर रोशनी उस लड़के को नान खटाई दे देती है। वहीं सुमित अपनी बेटी और घर को संभालता है। इस तरह सभी लोग सास बहू के नान खटाई को खाना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते गली गली में सास बहू की नान खटाई मशहूर हो जाती है। 6 महीने बाद वो एक बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के नान खटाई लोग लेने आते थे, जैसे कि चॉकलेट नान खटाई, पिस्ता नान खटाई, टूटी फ्रूटी नान खटाई आदि। आंटी जी, मुझे ना चॉकलेट वाली नान खटाई दे दीजिए और सिंपल वाली भी 1 किलो। ठीक है बेटा, अभी देते हैं। ये लो। ये लीजिए आंटी, 400 रुपए। सुनिए, मुझे भी नान खटाई दे दीजिए। अरे आप तो वही आंटी है ना जो ठेले पर बेचती थी। हाँ, मैंने कहा था ना, आप दोनों जरूर मशहूर हो जाओगी। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वैसा ही हुआ। मैं आपको इससे भी ज्यादा और मशहूर कर दूंगा। मेरा दोस्त है, उसका एक मॉल है, वहां पर आपकी नान खटाई बेचना चाहता है, जिससे लोग आएंगे और अगर 1 महीने में ज्यादा कस्टमर आते हैं तो आपकी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाएगी, हर जगह अलग अलग शहर में। सच्ची, आप सच कह रहे हो। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो हम राजी हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। जी ठीक है, ये लीजिए नंबर, मैं अपने दोस्त से बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, शुक्रिया। जी नमस्ते आप दोनों को। तभी प्रतीक चला जाता है और सुमित दुकान पर आता है और कहता है, माँ आप थक गई होंगी तो घर पर चली जाइए, मैं थोड़ी देर दुकान पर बैठ जाता हूँ। माँ वो ट्यूशन चली गई है। ठीक है बेटा, और तारा बेटी कहाँ है? अरे आपको खुशखबरी देना तो भूल ही गई, हमारी एक मॉल में नान खटाई की शॉप ओपन हो रही है और ज्यादा कस्टमर आते हैं तो उसके बाद अलग अलग शहर में फ्रेंचाइजी ओपन होगी। अरे भाई, ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। तुमने काफी तरक्की कर ली रोशनी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और माँ, आपने इसका बहुत साथ दिया है। सिर्फ मैंने नहीं, तूने भी। अगर हम यहाँ लगे रहते थे तो तू घर पर तारा को पढ़ाता था, घर का ख्याल रखता था, समझा? और अब भी रखता है। हाँ माँ। इस तरह कुसुम घर पर आराम करती है और पति पत्नी नान खटाई की दुकान को संभालते हैं। कुछ दिन बाद मॉल में नान खटाई की शॉप ओपन होती है, जहां पूरे दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग नान खटाई खाते हैं। इसलिए प्रतीक का दोस्त अलग अलग शहर में नान खटाई की फ्रेंचाइजी ओपन कराता है, जिसका 30% शेयर वो लेता था और बाकी का सास बहू। वक्त गुजरता है, सास बहू की नान खटाई जोर शोर से हर शहर में बिकती है, जिसके बाद वो बहुत पैसे वाले हो जाते हैं और एक बड़ा सा घर खरीद कर कार भी ले लेते हैं। साथ ही सुमित घर बैठकर बिजनेस करता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जौनपुर गांव में तुलसी और त्रिवेणी नाम की सास बहू रहा करती थी। उनके घर की फाइनेंशियल हालत कुछ खास नहीं थी। तुलसी के पति विपिन के हाथों में किसान की कुशलता कूट कूट कर भरी थी, मगर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जिसके चलते वो बटाईदार के तौर पर बड़े बड़े जमींदारों के खेत में जुताई बुआई करके जैसे तैसे परिवार चला रहा था। सांझ की बेला बीतने के साथ विपिन अपने घर की ओर अग्रसर हो जाता है। विपिन बेटा, तू आ गया, क्या बात है? तेरा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? क्या बताऊं माँ,
सवेर से सांझ तक एक पांव पर खड़ा होकर खेती बाड़ी बनिहारी करता हूँ। बावजूद इसके मेहनत का आधा मोल मिलता है तो मन तो टूटे न जाता है। आज आखिरी खेत की बुआई बची हुई थी, वो भी खत्म हो गई है। अब कल से फिर आपका बेटा बेरोजगार होकर घर पे बैठेगा। अरे बेटा शांत हो जा। आसमान में उड़ने वाले परिंदों से भी सीख, जो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, बस बटोरते हैं। भगवान पर भरोसा रख, वो तुझे नया रोजगार देगा। हाँ माँ, बस भगवान मेरे घर में खत्ते खाली पड़ने से पहले कोनो नया काम जरूर दे दे। एकाएक हाथों में खाने की थाली लिए तुलसी उनके पास आती है। अजी अब सब कुछ भूलकर खाना खाओ। आज मैंने आपका मनपसंद साग बनाया है। फिर तुलसी अपनी सास और अपने पति को खाना परोसती है और खाने का पहला निवाला खाते ही विपिन बड़ाई करते हुए बोलता है, वाह तुलसी, तुम्हारे हाथों का तो जवाबे नहीं है। अक्का जायकेदार साग बनाई हो। अरे आखिर बहू किसकी है। गरीबी में भी उनके चेहरे खिले हुए थे, मगर कहते हैं ना कि विपत्ति कब दस्तक दे जाए कोई नहीं जानता। समय बीतता है जिसके साथ सर्दी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। बावजूद इसके विपिन बेरोजगार था। अब अनाज के खत्ते खत्म हो चले थे। घर का चूल्हा उदास पड़ा था। ये देखकर विपिन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये कैसा बुरा दौर दिखा रहा है मुझे तू भगवान। अब मेरी आंखों के सामने से सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ। अधिकार है मेरी जिंदगी पर। बेरोजगारी का शोक विपिन के जीवन को इस तौर पर अपनी जकड़न में ले लेता है कि वो बीमारी का बिछौना धर लेता है। ऐसे ही त्रिवेणी टूटे मन से बोलती है, बहू, इस घर का भार विपिन के कंधों पर सवार था और आज वही रोग के चपेटे में है। अब इस सर्दी में कैसे चलेगा गुजर भत्ता। माँ जी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं, बल्कि इस बुरे वक्त से लड़ने और कुछ करने का है। आजकल हाट बाजार में जहाँ देखो टमाटर सूप की बड़ी होड़ है। क्यों ना हम सास बहू भी टमाटर सूप बनाकर बेचें। बहू, इस वक्त हमारे हाथ में एक खोटा सिक्का नहीं है, तो ये टमाटर सूप बेचने का ख्याल कैसे पूरा होगा। माँ जी, आइए मेरे साथ। तुलसी अपनी सास की बाह पकड़े उसे घर के पीछे ले आती है, जहाँ ढेरों लाल रसीले टमाटर पेड़ों से लदे हुए थे। टमाटर की खेती ये कब की तूने बहू। माँ जी, कुछ महीने पहले जब टमाटर बहुत महंगे हो गए थे, तब मैंने कुछ बीज यहाँ बो दिए थे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि बेमन से बोया बीज इतना फल देगा। अब तो हम टमाटर सूप बेचेंगे ना। बहू, सिर्फ टमाटर से बात थोड़ी बनेगी। सूप बनाने के बर्तन, मसाला और ठेला भी तो चाहिए। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मेरे बाबूजी ने मुझे ब्याह पर माँ के जेवर दिए थे, उन्हें बेचकर पैसे मिल जाएंगे। तुलसी अपने पिता के दिए ज्वेलरीज को बेचकर एक ठेला और टमाटर सूप की सारी सामग्री खरीद लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू गर्मा गर्म टमाटर सूप बनाकर अपने ठेले के साथ बाजार के बीच आकर खड़ी हो जाती हैं। गर्मा गर्म टमाटर सूप पी लो, सास बहू के टमाटर सूप पी लो। आओ आओ ग्राहकों, पेश है जायकेदार सूप। आवाज सुनकर ठंड से ठिठुरता रतन टमाटर सूप पीने के लिए सास बहू के ठेले पर आता है। अरे जरा जल्दी से एक कटोरी गर्मा गर्म टमाटर का सूप तो दे देना। तुलसी झटपट से गर्मा गर्म टमाटर का सूप रतन को दे देती है, जिसे पीकर रतन कहता है, वाह वाह, क्या जबरदस्त टमाटर सूप बनाया है तुम दोनों सास बहू ने। अब पीते ही शरीर का ठंड गायब हो गया है। कितना दाम हुआ इसका। वो नया नया कारोबार है ना, इसीलिए दाम कम है भाई जी। इतने कम दाम में इतना बेहतर टमाटर सूप। रतन के बाद कुछ और इक्के दुक्के ग्राहक सास बहू के हाथों बने टमाटर सूप पीने के लिए वहां आते हैं। देर रात टमाटर सूप बेचकर सास बहू घर आती हैं। माँ जी, कुल मिलाकर 400 रुपए की कमाई हुई है। इससे ज्यादा तो हमने लागत लगाई है। धीरज धर बहू, आज तो पहला दिन था ना, इसीलिए। परिश्रमी सास बहू पौ फटने के साथ बिस्तर से उठकर घरेलू काम काज निपटा कर मिल बांट कर टमाटर सूप बनाकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में आ जाती हैं। सर्दी के लहरों में ठिठुरते हुए ग्राहकगण उनके ठेले पर आकर सूप पीते हैं और बदले में 10 रुपए देकर चले जाते हैं। एक रात सास बहू टूटे मन से बात करते हुए कहती हैं, आज पूरे 1 सप्ताह हो गए हैं हम दोनों सास बहू को टमाटर सूप बेचते।
बावजूद इसके हमारी मेहनत कुछ खास रंग नहीं दिखा रही। माँ जी, शायद हमारे टमाटर सूप किसी बात में कुछ ना कुछ कमी है। कैसा रहेगा अगर हम अपने गर्मा गर्म टमाटर सूप में गर्म मसालों का तड़का डालें, जैसे तेज पत्ता और स्पाइसी के लिए काली मिर्च, और साथ ही स्वीट कॉर्न का यूज करें, तो टमाटर सूप के स्वाद में निखार आएगा। सास बहू इस बार नए तौर से टमाटर सूप बनाकर बाजार में बेचने पहुंच जाती है। टमाटर सूप पी लो, सर्दियों का बेनजीर तोहफा। सास बहू के बनाए टमाटर सूप पी लो। टमाटर सूप के मनमोहक महक से वहां बहुत सारे ग्राहक टमाटर सूप का लुत्फ उठाने आ जाते हैं और दोनों सास बहू ग्राहकों को गर्मा गर्म टमाटर सूप सर्व करती हैं। तभी सूप पीकर रिपना और दामोदर नाम का एक दंपत्ति सास बहू के बनाए टमाटर सूप की बड़ाई करते हुए बोलते हैं, वाह, आप दोनों सास बहू के नपे तुले हाथों की दाद देनी पड़ेगी। क्या जायकेदार टमाटर सूप बनाया है, पीते ही तन मन तरोताजा हो गया। और सर्दियां भी शरीर से कोसों दूर भाग गई। सचमुच आप दोनों सास बहू के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है भाई। अब से तो हम पूरी सर्दी आपके बनाए टमाटर सूप का लुत्फ रोजाना उठाएंगे, क्योंकि सस्ते दाम में इससे अच्छी गुणवत्ता केवल आपके बनाए सूप में ही शामिल है। हाँ, सही कह रहा हूँ हम। टमाटर सूप बेचकर हर दिन सास बहू की आमदनी बढ़ती चली गई और साथ ही उनके हाथों से बोई गई टमाटर की खेती भी खूब फलवंत हो रही थी, जिससे सास बहू के टमाटर खरीदने के दाम बड़े ही सहजता से सूखे सूखे बच जाते हैं। और अब सास बहू के बनाए टमाटर सूप रोजाना शुरुआती दिनों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा मात्रा में बिकता है। कुछ महीनों बाद देखिए माँ जी, हम सास बहू ने टमाटर सूप बेचकर 2 महीने के भीतर इतनी बड़ी रकम कमाई है। अब हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। हाँ बहू, इस मड़ई में सर्दी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारा भी अपना पक्का और पुख्ता मकान होगा। इस तरह दोनों सास बहू उस धरती पर एक सुखद शानदार घर की नींव रखती हैं और बिना रुके थके मेहनत करती हैं, जिससे उनकी कमाई में बड़ी बरकत मिलती है। और सास बहू के टमाटर सूप का ठेला अपने श्रेष्ठ स्वाद के चलते एक रेस्टोरेंट में बदलकर छवि छाप छोड़ता है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट में बैठे वही पुराने ग्राहक कहते हैं, अब पुरानिया सच ही कह गए हैं कि सच्ची लगन से किया गया अथक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यकीन ना हो रहा हो तो कल जो सास बहू बाजार के बीच ठेला लगाती थी, आज उनके सूप के स्वाद ने रेस्टोरेंट की जगह बना ली है। देख रहे हो बहू, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि हम सास बहू ने अनपढ़ होकर अपने बाजू के बलबूते पर घर बार बनाया और ये जमीन खरीदकर खुद का रेस्टोरेंट भी खड़ा किया। माँ जी, हर इंसान की एक कमजोरी के साथ एक कला मौजूद होती है, बस हमें उसे पहचानने और उसे निखारने की जरूरत होती है। खरा कथन है, इस दुनिया में कोई भी अपने आप में पूरी तरह पूरा नहीं तो पूरी तरह अधूरा भी नहीं है। तुलसी ने बुरे वक्त में अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके अपने घर की चरमराई दशा को संवार लिया। सास बहू में मीठा खाने की प्रतियोगिता। रावड़ीपुर के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें उमा अपनी बहू नीलम और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। राजू को कैंसर था, जिसके चलते वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। वहीं दूसरी तरफ बेचारी नीलम और उमा दोनों लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। अरे बहू, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना ले, बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके बाद मुझे और तुझे लोगों के घर में काम करने के लिए भी जाना है। लेकिन माँ जी, आप तो जानती ही हो, घर का राशन खत्म हो गया है। अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? घर में उनका एक दाना तक नहीं है। ऊपर से मेरी मालकिन तो मुझे तनख्वाह भी नहीं दे रही है। हे भगवान, ये अमीर लोगों को हम जैसे गरीब लोग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। आज मैं अपनी मालकिन से जाकर तनख्वाह मांगूंगी, लेकिन मुझे पता है वह फिर से कोई ना कोई बहाना लगाकर मुझे टाल देगी। अरे माँ जी, थोड़ा सा अच्छा सोचिए। अगर पहले ही आप बुरा सोचोगी तो अच्छा कहाँ से होगा। चल बहू, ठीक है, मैं अच्छा ही सोचूंगी। चल, वैसे काम पर जाने का समय हो गया है, अब हमें काम के लिए निकलना चाहिए। दोनों सास बहू अपने अपने काम पर निकल जाती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू अपनी अपनी मालकिन के घर काम करने के बाद उनसे तनख्वाह मांगती हैं। अरे मालकिन, देखिए, एक तो मेरा बेटा कैंसर का मरीज है
ऊपर से हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। अगर आप समय पर तनख्वाह नहीं दोगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मुझे तनख्वाह दे दीजिए मालकिन। अरे जब देखो तुम गरीब भिखारी की तरह हाथ फैलाकर खड़े रहते हो। अरे मैंने तुझे कहा है ना कि मैं तनख्वाह दे दूंगी। तेरे साहब अभी शहर से बाहर गए हैं, पैसे उन्हीं के पास हैं। जैसे ही वह वापस लौट आएंगे तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। अपनी मालकिन का यह जवाब सुनकर बेचारी उमा चुप रह जाती है, जिसके बाद में कुछ नहीं कह पाती और अपनी मालकिन के घर के बाकी के काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम भी अपनी मालकिन से अपनी तनख्वाह मांगती है। मालकिन, मेरे पति बहुत बीमार है, ऊपर से उन्हें कैंसर भी है। कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो कभी उनकी दवाई लेकर आनी पड़ती है। यहाँ तक कि घर में अब राशन भी खत्म हो गया है। मैं ये कह रही थी कि आप मेरी तनख्वाह मुझे दे देंगी तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर तुम मुझसे पैसे पहले ही मांग लेती हो तो अच्छा होता, क्योंकि जो मेरे पास पैसे थे उन सभी पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरे पास है 500 का नोट है, अगर चाहिए तो बताओ। नीलम थोड़ी देर सोचती है, जिसके बाद वो अपनी मालकिन से 500 रुपए का नोट ले लेती है और अपने मन ही मन सोचती है, इन 500 रुपए से कम मेरे घर का थोड़ा बहुत तो खर्चा निकल ही जाएगा, वरना मुझे ये भी नहीं मिलेंगे। नीलम 500 रुपए ले जाती है और उन पैसों से घर का थोड़ा बहुत खाने का सामान सौदा खरीद लेती है। जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलने लगती है। तभी रास्ते में उसे उसकी सास उमा उसे नजर आती है। अरे माँ जी, रुक जाइए, मैं भी चल रही हूँ घर पर। जैसे ही उमा की नजर नीलम के खाने के सामान पर पड़ती है, वो उससे कहती है, अरे बहू, लगता है तेरी मालकिन ने तुझे तनख्वाह दे दी है, तभी तू घर का राशन लेकर आई है। चलो अच्छी बात है, कम से कम अब हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। अरे माँ जी, अब आपको मैं क्या बताऊं, अभी मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिली। ये तो मेरी मालकिन ने मुझ पर तरस खाकर 500 रुपए दे दिए, जिसके चलते मैं थोड़ा बहुत खाने का सामान ले आई हूँ। अच्छा ये बात है तो चल कोई नहीं बहू, कम से कम तेरी मर्जी ने तुझे थोड़े पैसे तो दे दिए। मेरी मालकिन ने तो मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं दी। एक तो हम इतनी मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का पैसा मांगते हैं इनसे, तो हमारी मेहनत का पैसा भी नहीं निकलता। दोनों सास बहू वापस घर लौट आती हैं। जिसके बाद नीलम लाए हुए सामान से खाने के लिए कुछ बना लेती है। जिसके बाद नीलम अपनी सास और अपने पति को खाना परोस देती है। जिसके बाद सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, नीलम और उमा फिर से काम पर जाने के लिए निकल पड़ती हैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं मालकिन से पैसे लेकर ही रहूंगी, वरना मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगी। हाँ माँ जी, वैसे भी विक्रम जी की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अगर समय से दवाई नहीं दी तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी उन दोनों के साथ बहुओं को एक आदमी माइक पर जोर जोर से चिल्लाते हुए दिखाई पड़ता है। आओ आओ, मिठाइयाँ खाओ और 1 लाख रुपए का इनाम जीत कर ले जाओ। जो हमारी दुकान की 100 मिठाइयाँ खाएगा वो इस चुनौती को जीत जाएगा, जिसके बाद उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आओ आओ, मिठाइयाँ खाओ। ये सुनते ही दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। जिसके बाद नीलम अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ हाँ बहू, मैं भी वही सोच रही हूँ। क्यों ना हम इस कंपटीशन को जीत जाएं। अगर हम 100 मिठाई खाकर इस कंपटीशन को जीतते हैं तो 1 लाख तुझे इनाम मिलेगा और 1 लाख रुपए का इनाम मुझे मिलेगा। तो देर किस बात की है, चलो अब हम उस आदमी के पास चलकर अपना नाम लिखवा लेते हैं। दोनों सास बहू उस आदमी के पास जाती हैं और अपना अपना नाम कंपटीशन में लिखवा देती हैं। जिसके बाद कंपटीशन शुरू होने लगता है। एक के बाद एक औरत और आदमी आते और मिठाइयाँ खाने लगते। लेकिन इतने आदमियों और इतनी औरतों के आने के बाद भी कोई भी इस कंपटीशन को जीत नहीं पाता। जैसे ही नीलम और उसकी सास उमा का नंबर आता है, वो एक दूसरे से कहती हैं, देख बहू, चाहे आज कुछ भी हो जाए, इस प्रतियोगिता को हमें जीतना ही है। इस प्रतियोगिता को हम विक्रम के नाम पर जीतेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं पूरी 100 मिठाइयाँ खाकर ही रहूंगी। दोनों सास बहू एक एक करके मिठाइयाँ खाना शुरू करती हैं। देखते ही देखते वो माँ और नीलम अपने अपने हिस्से की 50 मिठाइयाँ खा चुकी होती हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर अपने अपने हिस्से की मिठाइयाँ खा जाती हैं। जिसके बाद वो आदमी उनके पास आता है और कहता है,
अरे बाप रे बाप, तुम दोनों ने तो 100 मिठाइयां खा ली। आज तक हमारा ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था, लेकिन तुम दोनों ने तो मिलकर पूरी 100 मिठाइयां खाई हैं। इसके चलते हम तुम दोनों सास बहू को 1-1 लाख रुपए का इनाम देंगे। वो आदमी दोनों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दे देता है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपने हिस्से के पैसे लेकर वापस घर आ जाती हैं और सबसे पहले वो दोनों मिलकर विक्रम का इलाज करवाती हैं। कुछ ही समय में विक्रम कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पा लेता है और बिल्कुल पहले की तरह तरोताजा तंदुरुस्त हो जाता है। माँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन कभी नहीं करूंगा। मुझे अब अपनी जान के साथ साथ अपने परिवार की भी बहुत फिक्र है। आप दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है। एक तरफ विक्रम नौकरी करना शुरू कर देता है तो दूसरी तरफ दोनों सास बहू मिलकर बचे हुए पैसों से अपना खुद का काम शुरू कर देती हैं। कुछ ही समय में उन दोनों सास बहू की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उनकी एक मिठाई खाने की प्रतियोगिता ने उनकी जिंदगी के सभी दुख एकदम से दूर कर दिए। अब वो दोनों सास बहू विक्रम के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।